20वीं सदी के ज्यादातर समय तक चीन एक सोते हुए जायंट की तरह था, गरीबी और आंतरिक कलह से दबा हुआ। देश की सड़कों पर सादे कपड़ों में लोग और साइकिलें आम दृश्य थे। कभी शक्तिशाली मध्य साम्राज्य, सदियों से नवाचार और धन का केंद्र, पश्चिम से पिछड़ गया था। एक समय पर यह साम्राज्य व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। 19वीं सदी के अफीम युद्धों ने किंग राजवंश को कमजोर कर दिया था, जिससे देश विदेशी ताकतों के लिए असुरक्षित हो गया था। इन युद्धों ने चीन की संप्रभुता को गहरा आघात पहुंचाया। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद दशकों तक गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। इस अवधि में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया। सरदारों ने नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि 1921 में स्थापित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण और कब्जे ने देश के जख्मों को और गहरा कर दिया। इस आक्रमण ने चीन को और भी कमजोर कर दिया। जब 1949 में माओ त्से तुंग और कम्युनिस्ट विजयी हुए तो चीन एक बर्बाद देश था। युद्ध और संघर्ष ने देश को तबाह कर दिया था। लाखों लोग अकाल, युद्ध और राजनीतिक उत्पीड़न से मारे गए थे। यह एक कठिन समय था जब लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। देश का बुनियादी ढांचा बिखर गया था। सड़कों, इमारतों और पुलों को फिर से बनाने की जरूरत थी। आगे का काम बहुत बड़ा था, एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना और अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। यह एक विशाल कार्य था जिसे पूरा करने में कई साल लग गए। कम्युनिस्ट पार्टी के करिश्माई नेता माओ त्से तुंग ने चीन को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। माओ का उद्देश्य चीन को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर उन्होंने एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था लागू की और कृषि का सामूहिकीकरण किया। यह योजना चीन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई थी। उनका उद्देश्य देश का तेजी से औद्योगिकरण करना और एक समाजवादी स्वर्ग बनाना था। माओ का मानना था कि यह चीन के भविष्य के लिए आवश्यक था। माओ के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, जिसे 1958 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इस अभियान का उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। माओ ने इसे चीन की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना। कम्यून स्थापित किए गए, निजी भूमि को जब्त कर लिया गया और लाखों किसानों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने के लिए जुटाया गया। यह एक विशाल सामाजिक और आर्थिक प्रयोग था। हालांकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक भयावह विफलता साबित हुई। इसने चीन को एक गहरे संकट में डाल दिया। अप्रयुक्त कृषि तकनीकों के जल्दबाजी में कार्यान्वयन से व्यापक फसल विफलता हुई और एक विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। यह चीन के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। 1961 में इस कार्यक्रम को छोड़ दिया गया, जिससे राष्ट्र के मानस पर एक गहरा घाव हो गया। इस विफलता ने चीन की नीतियों और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की असफलताओं के बावजूद माओ चीनी समाज को फिर से आकार देने के लिए दृढ़ रहे। 1966 में उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की, जो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का एक दशक था, जिसका उद्देश्य चीन को पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों से मुक्त करना था। माओ ने लाखों युवाओं, जिन्हें रेड गार्ड्स के रूप में जाना जाता है, को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अपर्याप्त रूप से क्रांतिकारी समझे जाने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संगठित किया। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, बुद्धिजीवियों को सताया गया और प्राचीन सांस्कृतिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति ने चीन को अराजकता और हिंसा में डुबो दिया। अर्थव्यवस्था ठप हो गई, शिक्षा प्रभावित हुई और अनगिनत लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह चीन के इतिहास का एक काला अध्याय था, जिसने अनियंत्रित विचारधारा और व्यक्तित्व के पंथ के खतरों को उजागर किया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गया। माओ के करीबी सहयोगियों के एक समूह गैंग ऑन 4 ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सत्ता संघर्ष से एक नया नेता उभरा, देंग शियाओपिंग। देंग, एक व्यावहारिक व्यक्ति जिसे सांस्कृतिक क्रांति के दौरान शुद्ध कर दिया गया था, ने माना कि चीन को एक नई दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने चीन को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया।
डेंग का प्रसिद्ध कथन, बिल्ली काली हो या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह चूहे पकड़ती है, उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने चीन का ध्यान वैचारिक शुद्धता से हटाकर आर्थिक विकास पर केंद्रित किया। उन्होंने घोषणा की, अमीर होना गौरवशाली है, जो माओ युग की तपस्या से एक नाटकीय प्रस्थान का संकेत देता है। डेंग के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक देश दो प्रणालियां नीति थी। इस अभिनव ढांचे ने 1997 में एक ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग को चीनी संप्रभुता में वापस आने की अनुमति दी। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग 50 वर्षों तक अपनी पूंजीवादी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था और जीवन शैली को बनाए रखेगा। एक देश दो प्रणालियां नीति एक जटिल ऐतिहासिक विरासत का व्यावहारिक समाधान थी। इसने चीन को हांगकांग पर अपनी संप्रभुता फिर से स्थापित करने की अनुमति दी, जबकि क्षेत्र की आर्थिक जीवन शक्ति और अनूठी पहचान को संरक्षित रखा। इस नीति को मिलीजुली सफलता के साथ देखा गया है। इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में बहस जारी है। खंड 6 बाजार को अपनाना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उदय। डेंग के सुधार चीनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए खोलने पर केंद्रित थे। उन्होंने तट के किनारे विशेष आर्थिक क्षेत्र या SIZ स्थापित किए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर, विराम और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए। ये क्षेत्र विकास के इंजन बन गए। बहुराष्ट्रीय निगमों को चीन के विशाल श्रम पूल और बढ़ते उपभोक्ता बाजार में टैप करने के लिए उत्सुक किया। SIZ चीन की केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थे। उन्होंने निजी उद्यम, विदेशी निवेश और बाजार की ताकतों को अर्थव्यवस्था में अधिक भूमिका निभाने की अनुमति दी। इन क्षेत्रों की सफलता ने बाजार उन्मुख सुधारों की शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे चीन में उद्यमशीलता की लहर को हवा दी। खंड 7 चीन की तकनीकी छलांग नकल से नवाचार तक। अपनी नई आर्थिक गतिशीलता के साथ चीन ने तकनीकी पकड़ की यात्रा शुरू की। देश ने शिक्षा, अनुसंधान और विकास और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। इसने वैश्वीकरण को अपनाया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। चीन की तकनीकी प्रगति उल्लेखनीय से कम नहीं रही है। विनिर्माण से लेकर दूरसंचार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक चीन नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। हुआवेई, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चीनी कंपनियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए घरेलू नाम बन गई हैं। खंड 8 प्रगति की पर्यावरणीय लागत। चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि एक कीमत पर आई है। देश के तेज औद्योगीकरण से गंभीर पर्यावरणीय क्षरण हुआ है। कई शहरों में वायु और जल प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। चीनी सरकार ने पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को स्वीकार किया है और इसे दूर करने के लिए नीतियां लागू की हैं। इसने अक्षय ऊर्जा में भारी निवेश किया है, उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई की है। हालांकि आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खंड 9 ड्रैगन के उदय से सबक। एक गरीबी से त्रस्त राष्ट्र से एक वैश्विक महाशक्ति में चीन का परिवर्तन हमारे समय की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी हुआ है। इसकी यात्रा अन्य विकासशील देशों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है, जो गरीबी से बचने और समृद्धि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने दिखाया है कि सही नीतियों और दृढ़ संकल्प के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सीख विचारधारा पर व्यावहारिकता का महत्व है। चीन ने अपने विकास के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, जो उसकी सफलता की कुंजी साबित हुआ। डेंग श्याओपिंग के वैचारिक शुद्धता पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के फैसले ने चीन के आर्थिक चमत्कार का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी नीतियों ने चीन को एक नई दिशा दी। एक और सबक वैश्वीकरण को अपनाने की शक्ति है। चीन ने वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी भूमिका को बढ़ाया। चीन की खुले द्वार की नीति और वैश्विक व्यापार प्रणाली में उसका एकीकरण उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया।
हालांकि चीन का अनुभव एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में भी कार्य करता है। इसके तेजी से औद्योगिकरण ने कई पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म दिया है। इसका तेजी से औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागत पर आया है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति इसके विकास के काले पक्ष हैं। इसके अलावा इसकी सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था और मानवाधिकार रिकॉर्ड चिंता का विषय बने हुए हैं। इन मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। जैसे जैसे चीन का उदय जारी है, उसे आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता और राजनीतिक सुधार के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह संतुलन बनाना उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। दुनिया यह देखने के लिए बारीकी से देख रही है कि आने वाले वर्षों में चीन इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। चीन का भविष्य न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है।